भारतीय मानसून जो अपने साथ भारी बारिश लेकर आता है और पूरे भारत को गर्मी से राहत दिलाता है। इसी के साथ अगर हम भारतीय मानसून की उपयोगिता की बात करें तो हमारी जनसंख्या का कम से कम 45% भाग कृषि पर आधारित है और हमारी कृषि का 65 से 70% भाग भारतीय मानसून पर आधारित है। यानी हम हमेशा सुनते हैं कि जब मानसूनी वर्षा अच्छी होती है तो हमारी कृषि की पैदावार भी अच्छी होती है। तो आज हम समझेंगे कि मानसूनी बारिश कैसे होती है और इसके कमजोर होने का और उसके स्ट्रॉन्ग होने के कौन-कौन से एलिमेंट्स काम आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति को। जैसे अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए हमें पता है कि जब भी बारिश चाहिए तो उसमें बारिश में यानी जलवाष्प में नमी होनी चाहिए। तो भारत की कंडीशन समुद्र के पास होने से नमी की पूर्ति अवश्य हो जाती है। अब हमें मानसून शब्द को समझना होगा। मानसून शब्द का अर्थ होता है मौसम, यानी अरबिक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सीजनल विंड, यानी ऐसी पवनें जो एक समय में जाए और दूसरे समय में वापस लौट कर भी आ जाए। यानी पवनें एक साइड में जाएगी और कुछ समय बाद में यानी ऋतु परिवर्तन होने के बाद में वापस भी आ जाएगी, उसे ही हम मानसून कहते हैं। अब भारत में अगर यहाँ पर नमी है और नमी को भारत में लेकर जाना है तो हमें चाहिए विंड यानी पवने। अब पवनों की डायरेक्शन होनी चाहिए भारत की तरफ। अब पवने भारत की तरफ कैसे जाएगी, इसका सिंपल फैक्टर होता है वायु दाब। यानी जैसे हमें ये पौने दिखाई दे रही है लेकिन अब ये पौने भारत की तरफ तो नहीं है, तो भारत में बारिश नहीं होगी। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे पौने भारत की तरफ हो जाए? इसके लिए हमें करना होगा भारत की भूमि को गर्म। अब क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भूमि गर्म होगी तो भूमि गर्म होने से इसे ऐसे समझिए, जब भूमि गर्म होगी तो ऊपर की वायु ऊपर उठेगी। जैसे हमारी सिर के ऊपर कोई वजन है, अगर उसको ऊपर उठा देंगे तो हमारा सिर हल्का हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, जब सूर्य का टेम्परेचर इस पे पड़ेगा तो वायु गर्म होगी, गर्म होने के बाद वो ऊपर उठेगी और पृथ्वी पर लो प्रेशर बन जाएगा। ऐसा ही भारत में भी हो रहा है। भारत में यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसके विपरीत अगर हम समुद्र की बात करें तो हमें पता है कि स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। इसकी अपोजिट जो समुद्र भाग होता है वो देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है। यानी यहाँ पर भारत में बन जाएगा लो प्रेशर और अरब सागर यानी हिंद महासागर में बन जाएगा हाई प्रेशर। अब हमें पता है कि पौने कैसे चलती है, पौने चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हमने चला दी पौनों को हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी भारत की तरफ। अब हमें भारत में गर्मी कैसे होगी इस बात को समझिए। भारत में गर्मी करने के लिए हमें भारत पर सूरज को लाना होगा। अब भारत पर सूरज कब आएगा? हमें पता है कि भारत यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और ये क्यों होता है? क्योंकि उस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और हमें पता है कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ कहाँ पर है? कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। जब कर्क रेखा भारत पर होगी तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगी? भारत में होगी। भारत की भूमि गर्म होगी, गर्म होने से पवनी ऊपर उठेगी, ऊपर उठने से भारत में बन जाएगा लो प्रेशर। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है भारत में बन गया अब लो प्रेशर। भारत के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये लो प्रेशर तिब्बत के पठार पर भी बनेगा। यानी भारत के ऊपर जब हम देखते हैं हिमालय के पास में वहां पर तिब्बत का पठार है। तिब्बत की पठार की जो औसत ऊंचाई है वो कम से कम 4000 मीटर है। यानी सूर्य की किरणें सबसे पहले वहां पहुंचेगी, तिब्बत का पठार गर्म होगा, पवनी ऊपर उठेगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा। इसके विपरीत जब 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से सूर्य बहुत ज्यादा दूर होने से यहाँ पर क्या हो जाएगी? सर्दी, यानी यहाँ का वातावरण ठंडा हो जाएगा, पवने नीचे बैठेगी। नीचे बैठने से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और पवने चलेगी भारत की तरफ। अब हमें पवनों के साथ लेके जाना है मॉइस्चर यानी जलवाष्प को। अब इसे हम कैसे लेके जाएंगे इसे समझिए। ये हमारा मान लीजिए हमारी भारत की भूमि है और ये 0 डिग्री यानी हिंद महासागर है। अब जैसे भारत की भूमि गर्म होगी तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से पौने ऊपर उठेगी। लेकिन ये पौने ऊपर उठने के बाद हमें पता है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 0 डिग्री है और ये मान लीजिए 30 डिग्री साउथ है। जब पौने ऊपर उठती है तो नीचे लो प्रेशर होगा, पौने ऊपर जाएगी, ऊपर जाने से यहाँ पर कंडेंसेशन यानी संघनन होगा तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। इसके विपरीत
इसके अपोजिट साइड यानी 0 डिग्री के समथिंग ऊपर लो प्रेशर होगा। तो सबसे पहले पवनें चलेगी इस साइड में, लो प्रेशर होगा, फिर पवनें आएगी नीचे, यहाँ पर हाई प्रेशर का क्रिएट हो जाएगा। इस तरह ये सर्कल चलने लग जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है कि पवनें आ कहाँ से रही है, पवनें आ रही है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से। जब भूमध्य रेखा से आएगी, भूमध्य रेखा पर हमें पता है समुद्र है उस समय, समुद्र होने से वो अपने साथ मॉइस्चर यानी नमी को भी लेके जाएगी। साथ में आ रही है विंड भी, तो भारत में ही बारिश करवाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर होता है ITCZ का, यानी हमने पवनें तो चला दी, लेकिन ये पवनें ऐसी नहीं चलती। जब जनरली हमने समझा है कि 0 डिग्री होता है वहां पर व्यापारिक पवनें चलती है, और वो व्यापारिक पवनें आकर भूमध्य रेखा के पास मिलती है। लेकिन भारत की कंडीशन तो यहाँ है, तो पवनें भारत में कैसे आएगी, इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि 0 डिग्री पर जो व्यापारिक पवनें चलती है, तो यहाँ पर सूरज है, इसलिए 0 डिग्री यहाँ पर है, और यहीं पर ITCZ बनता है, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ट जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ट जोन कुछ नहीं है, जब दो पवनें आकर आपस में मिलती है तो उस मिलन यानी अभिसरण क्षेत्र को ही हम ITCZ कहते हैं। और ITCZ क्यों बन रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पर पड़ रही है, पड़ने से वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और लो प्रेशर यहाँ पर बन रहा है तो ऊपर हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर बन रहा है, इसलिए पवनें इस दिशा में चल रही है। जब हम लो प्रेशर को ऊपर लेके जाएंगे यानी भारत की तरफ, यानी यहाँ पर, ये कब आएगा, जब सूर्य यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे अब सूर्य यहाँ पर है यानी कर्क रेखा पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, पवन सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब लो प्रेशर क्रिएट होने से हमें पता है कि जस्ट इसके नीचे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, और इसके ऊपर भी 30 डिग्री यानी 60 डिग्री के समथिंग हाई प्रेशर बन जाएगा। तो पवनों की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो जाएगी। जनरली हमें समझना होगा कि विंड की डायरेक्शन हमें सीधी प्रतीत होती, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये मुड़ जाती है, इसलिए हमें ये पवनें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। लेकिन हमने अपने भारतीय पवनों को कौन सा नाम दिया है, हमने अपनी भारतीय पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं नाम दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये 0 डिग्री है, ये भारत की कंडीशन कर्क रेखा पर है। अगर कोरियोलिस बल नहीं होता तो ये पवनें सीधी जाती, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये पवनें मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण हमें पता है कि ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो पवनें जा रही है ऐसे, यानी यहाँ पर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो पवनें तो ऐसे इस डायरेक्शन में आ रही है। इस डायरेक्शन में आने के कारण इसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं। अब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में प्रवेश कर रही है। भारत में कब प्रवेश करेगी, हम कहते हैं कि जनरली जून के महीने में केरल तट से मानसून हवाएं टकराती है और केरल में भारी बारिश हो जाती है, और केरल के बाद हम अनुमान लगाते हैं कि दिल्ली में मानसून कम से कम जुलाई के समथिंग या फिर मिड जून में आ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, जब केरल के तट पर ये मानसून हवाएं टकराती है तो ये दो शाखा में डिवाइड हो जाती है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये अरब सागर वाली जो शाखा है वो इस साइड में जाएगी और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इस दिशा में जाएगी। अब इसे समझिए, और यही शाखा पूरे भारत में बारिश करवाएगी। अब भारत में बारिश एक साथ नहीं होगी, बारिश के पैटर्न को समझिए। केरल के तट से टकराने के बाद जो अरब सागर वाली जो शाखा है, सबसे पहले वो पश्चिमी तट पर बारिश करवाएगी, यानी 5 जून के समथिंग पश्चिमी तट पर, फिर वो मुंबई में बारिश करवाएगी, फिर वो गुजरात के कच्छ में बारिश करवाएगी, और उसकी एक शाखा चली जाएगी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी घाटी से होते हुए छोटे नागपुर के पठार में बारिश करवाएगी, और गंगा के मैदान में भी बारिश करवाएगी। और तीसरी जो शाखा है वो अरावली पर्वतमाला के पैरेलल चलते हुए पंजाब के क्षेत्र में चली जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा आगे जाके जो म्यांमार है वहां पर अरकान की पहाड़ियां हैं उससे टकराएगी। अरकान की पहाड़ियां से टकराने के बाद एक शाखा चली जाएगी गंगा के मैदान यानी भारत की तरफ, और दूसरी शाखा चली जाएगी इसकी उत्तरी पूर्वी यानी हमारे उत्तरी पूर्वी हिमालय यानी मेघालय की तरफ। जैसे हमने देखा है कि मेघालय में दार्जिलिंग और मासिनरा में सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि उनकी पहाड़ियों की स्ट्रक्चर ऐसी बनी हुई है, जब मानसून पवनें उसके अंदर घुसती है तो बाहर नहीं निकल पाती और कंडेंसेशन से बहुत जबरदस्त बादल बनते हैं, इसलिए मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब ये जो शाखा भारत की तरफ मुड़ गई, ये आगे जाके जुलाई में जाकर वापस हमारी अरब सागर वाली शाखा से मिल जाएगी और पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के पूर्वी भाग में बारिश करवाएगी।
अब हमने देख लिया कि ये जो प्रक्रिया है वो 1 जून से लेकर मिड जुलाई तक चलती रहती है। लेकिन हमने देखा है, यहाँ पर देखिए, ये पूरे क्षेत्र में बारिश होगी मिड जुलाई तक। लेकिन हमने देखा है कि पूरा राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, अभी भी वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। इसका कारण क्या है? इसे समझिए। इसका बेसिकली कारण होता है कि जब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा आती है और दूसरी जो हमारी अरब सागर वाली शाखा आती है, तो अरावली पर्वतमाला अरब सागर की जो शाखा है उसके समांतर है। तो इससे टकराएगी नहीं, इसके पैरेलल चली जाएगी, समांतर चली जाएगी। इससे टकराएगी नहीं तो बादलों का निर्माण अच्छे से नहीं होगा और ये भारत में यानी पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं करेगी। लेकिन जो शाखा बंगाल की खाड़ी से आ रही है वो अरावली पर्वतमाला से टकराएगी। अरावली पर्वतमाला के टकराने से इस भाग में यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी पूर्वी भाग में तो बारिश करवा देगी, जिसे हम अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में तो भारी बारिश होगी, यानी भारी बारिश तो नहीं कह सकते, एवरेज बारिश होगी। लेकिन जब ये बादल इस साइड में पहुंचेंगे पश्चिमी साइड में, तो वहां पर उनमें मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इसे रेन शैडो एरिया या फिर लीवर्ड एरिया कहते हैं। इसलिए राजस्थान यानी राजस्थान का पश्चिमी भाग हमेशा थार मरुस्थल में कन्वर्ट रहता है। तो यहाँ पर ये चीज भी समझनी चाहिए, जब राजस्थान का पश्चिमी भाग जहाँ पर थार मरुस्थल है, उसी कारण भारतीय मानसून मजबूत भी है, क्योंकि ये ज्यादा हीट होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बालू मिट्टी है उसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो ये सबसे ज्यादा लो प्रेशर बनाएगा। जब यहाँ पर लो प्रेशर होगा तभी भारतीय मानसून स्ट्रॉन्ग होगा और भारत में बारिश होगी। तो जो भारत में बारिश करवा रहा है वो ही बिना बारिश के रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे अरावली पर्वतमाला से टकराने के बाद बादल यहीं पर बरस जाते हैं। इसलिए पूर्वी भाग में तो बारिश हो जाती है, लेकिन पश्चिमी भाग में बारिश नहीं हो पाती। अब हम समझते हैं रिट्रीट मानसून। जैसे मैंने बताया था कि मानसून उसे कहते हैं जो पहले पौने जाएगी और ऋतु परिवर्तन होने के साथ वापस पौने आ भी जाएगी। इन दोनों शब्दों को ही मानसून कहते हैं। तो भारत में अब सितंबर यानी मिड सितंबर के पास में ये पौने वापस गति करने लग जाती है। अब वापस गति कब करेगी? फिर से समझिए, हमें पौनों को समझना होगा। वापस गति तब करती है जब यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाए और नीचे लो प्रेशर बन जाए। अब यहाँ पर हाई प्रेशर कैसे बनेगा? जब यहाँ पर सूर्य नहीं होगा, यहाँ का तापमान ठंडा हो जाए। अब यहाँ का तापमान ठंडा कैसे होगा? यहाँ का तापमान ठंडा होगा जब सूर्य नीचा चला जाए, यानी 0 डिग्री पर आ जाए। जैसा कि हमें पता है कि सितंबर आते आते सूर्य है वो मध्य रेखा पर आ जाता है, कर्क रेखा से। तो ये भाग क्या हो गया? यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुंचेगी नहीं, तो ये भाग हो गया ठंडा। तो यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर। इसके विपरीत हमें पता है कि समुद्र देरी से गर्म, देरी से ठंडा होता है। तो अभी समुद्र क्या है? गर्म है। तो यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर। तो विंड की डायरेक्शन होगी ऐसे। इसलिए हम समझते हैं ये भाग ठंडा हो गया, ये भाग गर्म है, पौने चल गई ऐसे। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिट्रीट मानसून कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है पौने वापस भारत की तरफ से मुड़कर 0 डिग्री की तरफ जा रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिट्रीट मानसून के नाम से जानते हैं। अब रिट्रीट मानसून पूरे भारत में कहीं पर भी बारिश नहीं करती, सिवाय एक जगह को छोड़कर। वो जगह है तमिलनाडु का तट। अब ये देखिए, तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर के समथिंग यहाँ पर बारिश होती है। अब क्यों होती है? जब मानसून आता है तो उस समय तमिलनाडु के तट पर बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? पहला कारण होता है कि अरब सागर से जो शाखा आ रही है उसका छाया क्षेत्र बन जाता है तमिलनाडु में, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र बनने से यहाँ पर वर्षा नहीं होती। दूसरा, तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी के समांतर है, इसलिए पौने सीधी चली जाती है। जब ये पौने वापिस आती है यानी रिट्रीट मानसून होता है, तो ये तमिलनाडु के तट से टकराती है और तमिलनाडु के तट पर टकराती है और बंगाल की खाड़ी से होती हुई आती है, तो अपने साथ भारी मात्रा में मॉइस्चर यानी नमी लेके आती है। तो पूरे भारत में जब कहीं पर भी बारिश नहीं हो रही तो अक्टूबर नवंबर में जाकर तमिलनाडु के तट पर यानी कोरोमंडल तट पर बारिश हो रही होती है, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में भी जानते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस तट पर बारिश होगी और पूरे भारत में कहीं पर भी बारिश नहीं होगी लौटते हुए मानसून से। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।